एनोनिमस लॉगिन। अच्छा जी, तो आज का हमारा जो है वो सबसे पहला इशू है कि हु इज द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। सबसे पहली बात, आप किसे पर्सन कहते हैं, ये बात कल हो गई थी। हम फर्द को पर्सन कहते हैं। कोई भी बंदा सलीम है, सज्जाद है, विलियम है, रॉबर्ट है, हम इनको फर्द कहते हैं। दो और एंटिटीज हैं जिसके अंदर पार्टनरशिप है, जिसको आप एओपी कहते हैं, या वो कंपनी है। हम इसको भी रेजिडेंट, इसको भी हम पर्सन मानते हैं, इसको भी पर्सन मानते हैं। गवर्नमेंट को हम पर्सन इसलिए मानते हैं कि बहुत सारे टैक्स के इश्यूज के अंदर, बहुत सारे टैक्स के केसेस के अंदर हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट एज अ रिप्रेजेंटेटिव आ जाती है स्टेट की तरफ से। तो लिहाजा इंडिविजुअल यानी फर्द एक पर्सन है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी यानी पार्टनरशिप भी एक पर्सन है, कंपनी भी एक पर्सन है, और गवर्नमेंट भी एक पर्सन है। अब गवर्नमेंट को हम जब रेजिडेंट स्टेटस में जाने लगते हैं तो गवर्नमेंट को हम सेटा साइड कर देते हैं। उसकी वजह ये होती ही रेजिडेंट है। इशू रेज होता है फर्द के मुतालिक, इशू रेज होता है एओपी के मुतालिक, इशू रेज होता है कंपनी के मुतालिक, बाकी के मुतालिक नहीं होता। अब मेरा सवाल है कि हमारा कंपनीज एक्ट क्या कहता है। देखिए, ये वाहिद लॉ है जो इनकम टैक्स में दूसरी साइड से आ रहा है। कुछ लॉज की हमें सपोर्ट हासिल होती है, जैसे अगर आप टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की बात करते हैं तो हमने तो वही पढ़ना है, लेकिन जब हमें ये जानना है कि कंपनी क्या है तो फिर हमें बिजनेस लॉ से एक कानून पकड़ के इधर ले आना है। नया कानून नहीं हमने बनाना, यानी ये नहीं कि कंपनी का कानून जो है वो बिजनेस लॉ में कुछ और हो और टैक्स लॉ में कुछ और हो, वो वहीं से रहेंगे। इसी तरह अगर हमें ये देखना हो कि एक चीज एक बंदे से दूसरे को ट्रांसफर हो सकती है तो वो इनहेरिटेंस से भी हो सकती है, और जब वो इनहेरिटेंस से हो रही होगी तो तब भी क्या करेंगे, हम ये नहीं करेंगे टैक्स में इनहेरिटेंस का नया लॉ बना दे। हम क्या करेंगे, हम वही जो आपके पास लॉ मौजूद है बिजनेस लॉ में इनहेरिटेंस का, उसी को पकड़ेंगे और उसी की मदद से हम क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अब सबसे पहले चलते हैं कि जी कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि कंपनी क्या है। तो कहते हैं जी कंपनीज एक्ट ये डिफाइन करता है कि एनी बॉडी कॉर्पोरेटेड फर्म अंडर द लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, हर वो एंटिटी, हर वो बॉडी जो पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक फर्म की गई है वो कंपनी है। पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक यानी प्रोसीजर फाइल किया गया है, बकायदा वहां से फॉर्म लिया गया है जाके, ठीक है जी, ऑफिस से उसको उसी तरीके से रजिस्टर्ड कराया गया। तो अगर इसमें पाकिस्तान का लॉ फॉलो किया गया है, ठीक है जी, ये कंपनी है, चूंकि आपने प्रोसीजर ही वो फॉलो किया जो पाकिस्तान के लॉ में शामिल है, मौजूद है। उसके बाद है ए मुदारबा। अब मुदारबा आप सब बच्चे जानते हैं क्या होती है मुदारबा। मुदारबा एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक बंदे का पैसा होता है और दूसरे की एक्टिविटी होती है। मिसाल के तौर पे पैसा एक बंदे ने लगाया है, इसको हम कहते हैं ये हमारा रब्बुल माल है, ये हमारा रब्बुल माल है क्योंकि पैसा इसने लगाया। और दूसरा हमारा जो है वो मुदारिब है। अच्छा, अब जो मुदारिब है उसका काम कारोबार चलाना है। एक्चुअली ये एक्सपर्ट है, यकीनी तौर पे एक एक्सपर्ट आदमी को कहा गया है कि तुम ये कारोबार चलाओ, और दूसरे ने पैसा लगाया, तो इसको हम कहते हैं मुदारबा। तो जिसने पैसा लगाया उसको हम क्या कहते हैं, रब्बुल माल, माल का मालिक। और जो बंदा एक्सपर्ट है बिजनेस का, मार्केटिंग में लगाया है, फाइनेंस में लगाया है, प्रोडक्शन में लगाया है, तो यकीनी तौर पे एक बंदा पैसा दूसरे पे क्यों लगाएगा, जब वो समझता है कि यार ये बंदा माहिर है, ये कारोबार अच्छा कर सकता है। तो हमने उठा के उसको पैसा दिया और पैसा लगा के कहा लो भी कारोबार चलाओगे तुम और इसकी देखभाल तुम करोगे, और जब मुनाफा होगा हम आपस में क्या करेंगे, बांट लेंगे। समझ आई बात? एक का पैसा दूसरे की कोशिश, एक का पैसा दूसरे की एफर्ट, एक की इन्वेस्टमेंट दूसरे की एक्टिविटी मैनेजमेंट। ठीक है जी, इसमें से जो भी आप समझे।
अब है ए बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान। अब देखा जाए तो पाकिस्तान तो एक मुल्क है, लेकिन दुनिया में तो कमोबेश 189 मुल्क है, 188 मुल्क है, तो उनका भी तो कोई कंपनीज एक्ट होगा ना। अगर कोई कंपनी उनमें से एक्ट में से करवा के आ जाए तो क्या आप उसको कंपनी नहीं मानेंगे? उसको भी कंपनी मानना पड़ेगा। क्लियर जी? जैसे देखिए ना, लोग पीएचडी कर लेते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, लेकिन कोई बंदा बूस्टन या फर्ज कर लीजिए कैम्ब्रिज से करके आ जाए तो आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, तुम्हारी पीएचडी नहीं हम मानेंगे क्योंकि मुल्क से बाहर हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया में 179 कंट्रीज हैं, तो जाहिर बात है बाकी कंट्रीज में भी अगर रजिस्टर्ड होके आ जाए उनके लॉ के मुताबिक, तब भी हम उसको कंपनी मान लेंगे। बस सीधी बात है, जिसने टाई लगाई हम उसको पाऊ मान लेंगे, सीधी बात। वो टाई बेशक उसने डंडे से लिया है, वो टाई बेशक उसने जो है वो लिबर्टी से जाके ली, हमें से कोई कंसर्न नहीं। बस ठीक है, प्रोसीजर फॉलो कर लिया तो बाऊ साहब बन गए। अच्छा जी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, ए फाइनेंस सोसाइटी, एनी अदर सोसाइटी। अब सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी एक डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें मेंबरान पैसा लगा के उसको चलाते हैं। अब देखिए, बैंक होता है जिसमें एक ग्रुप पैसा लगाता है, दूसरा कर्ज पैसे जमा करवाता है और लेता है। लेकिन जो सोसाइटीज होती हैं उसके अंदर हम आपस में मिलकर ही पैसा लगाते हैं और हम ही उसके क्लाइंट हैं। यानी दिस इज व्हाट वी मेड फॉर आवर बेनिफिट, कि जी आप और मैं समझते हैं कि हमारे बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जा सकते, तो हम आज एक फाइनेंस सोसाइटी बना लेते हैं, उसके अंदर आज से पैसे जमा करने शुरू करते हैं। उसके अंदर इतने पैसे जमा करते हैं, कल को जब हमारे बच्चे बड़े हों तो अगर बाहर पढ़ना चाहें तो हम उसको पैसा अपनी सोसाइटी से दें। वो बच्चा पढ़ के आएगा तो पैसा वापस कर देगा मुनाफे समेत। इस तरह इस सोसाइटी का पैसा बढ़ता रहेगा। और चलेगी कैसे? जाहिर बात है, सबके बच्चे इकट्ठे तो नहीं पीएचडी करने निकल जाएंगे, या सबके बच्चे इकट्ठे तो नहीं ना बाहर सीपीए करने चले जाएंगे। जाहिर है बारी बारी आएंगे। मेरे बच्चे जरा आपसे बड़े होंगे बच्चों से, आपके बच्चों को आने में वक्त लगेगा, अभी सीए करना है, ये वो बड़े मामला है। क्या ख्याल है? फिर देखना है क्या बचता है कि नहीं बचता। अच्छा, तो यू कैन सी दैट कि आप थोड़े से भी लेट है, लेकिन बहरहाल पैसों की जरूरत फौरी तौर पर तो नहीं ना सबको पड़ जाएगी। क्या हाल? अच्छा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बाज कंपनीज जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। क्या ख्याल है? शौकत खानम हम उसको कंपनी मान सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसका मकसद मुनाफा कमाना नहीं, मुनाफा वो कमाती है, लेकिन मुनाफा कमाना उसका मकसद नहीं है। इसका मतलब मुनाफा खूब कमाती है, किसी भी लैब से ज्यादा उनकी लैब चलती है, किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर से ज्यादा उनके डायग्नोस्टिक सेंटर चलते हैं। वो मुनाफा कमाते हैं, लेकिन वो घर लेके नहीं जाते। वो क्या करते हैं? जो कैंसर के पेशेंट आते हैं उस पैसे से उनका इलाज कर देते हैं। नॉन प्रॉफिट वाला ये नहीं, तो प्रॉफिट ही नहीं कमाएंगे। दे विल अर्न द प्रॉफिट बट दे विल यूज फॉर द नोबल कॉज। डेफिनेशन में ये लिखा है, बाकी आपकी कोई भी राय हो सकती है कि आपके नहीं सर इतना बड़ा बनी गला बनाया है, तो चक्कर नहीं जी। ये आप लोग शक करने लगे हैं नहीं बच्चों, है ना? तो लोग पहले भी शक ही करते थे, तो शक लोगों को रहते ही है, जो मर्जी करे। अच्छा बच्चों, वो तो हमारे जैसे शरीफ लोगों पे शक कर लेते हैं, नहीं बच्चों? है कि नहीं? जिनके पास है ही कुछ नहीं शक करते। अच्छा बच्चों, अब आगे बात क्या जी? ए ट्रस्ट एन एंटिटी आर बॉडी ऑफ पर्सन एस्टेब्लिश बाय और अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ये नेक्स्ट में देख लेते हैं, आगे इसकी ना एक डिटेल दी हुई है इन्होंने, तो फिर दो जगह आएगी तो मजा नहीं आएगा। ए फॉरेन एसोसिएशन वेदर इनकॉर्पोरेटेड आर नॉट विच बोर्ड हैज डिक्लेयर्ड टू बी अ कंपनी। अब बाहर से एक बंदा रजिस्टर्ड हो गया आ गया किसी दूसरे मुल्क से, वहां वो एओपी है, वहां वो एओपी है। यहां आया तो इसकी एक्टिविटीज देखी एफबीआर ने, उसने कहा भाई देखो अगर एओपी होती ना तो इतने बड़े बड़े ये प्रोजेक्ट ना ले रही होती। तो वो कहते हैं हम एओपी हैं, हम 3 पार्टनर हैं, एक इंजीनियर है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक फाइनेंशियल एनालिस्ट है, सीएफए। हमने कंपनी बनाई हुई है और हम डेमो की फिजिबिलिटी बनाते हैं, और पता लगता है दयामीर भाषा डैम की उन्होंने फिजिबिलिटी बनाई थी और उस फिजिबिलिटी में उन्होंने करोड़ों रुपया लिया है। तो एफबीआर कहता ना ना ना, हो गए तुम एओपी हॉलैंड में, चाइना में, लेकिन हमारे यहां जो तुमने हरकतें की है ना, तुम क्या हो? कंपनी। वो चीखते रहे रोते रहे,
एफबीआर ने क्या कह दिया? कंपनी। समझ आई बात की क्यों कह दिया? कि भाई एओपी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो पार्टनर होते हैं, पार्टनर जो है वो थोड़ा बहुत पैसा अर्न करते हैं अपनी सैलरी से 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, लेकिन तुम कहते हो एओपी हो और मुनाफे तुम्हारे शौकत खानम को भी क्रॉस कर रहे। ना ना, एक प्रोजेक्ट में अरबों रुपए, नहीं भाई एओपी नहीं, बंदे के पुत्र बनो, तुम कंपनी हो। प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कंपनी, लोकल गवर्नमेंट भी कंपनी, स्मॉल कंपनी भी कंपनी। अच्छा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को क्यों कंपनी बना दिया, लोकल गवर्नमेंट को क्यों कंपनी बना दिया? ये एक दूसरे के यहां कारोबार कर लेते हैं, एक दूसरे के यहां। वो कैसे? भाई कोल पावर प्रोजेक्ट लगाए ना पंजाब ने अपने हवेलियां में, कल को इसी इनको बिजली देनी शुरू कर देंगे, यार आपके ना के इलेक्ट्रिक बिजली कम है, हमसे ले लो। अब ये क्या करें? कारोबार करें। तो लिहाजा इनकी वो यूनिट या उनका वो जो एंटिटी है जो बिजनेस में इन्वॉल्व हो गई, और ये रोड ट्रांसपोर्ट भी चला देते हैं एक दूसरे के यहाँ। बसें लाहौर ट्रांसपोर्ट की है, बंदों को मुल्तान छोड़ के आ रही है, हैदराबाद छोड़ के आ रही है। ओके भाई, हैदराबाद तो हमारा इलाका है, इधर आके जो तुम किराया लेके वापस लेके जा रहे हो ना पैसेंजर, उसके पैसे निकालो। अच्छा बच्चों, आप लोग इतनी लेट क्यों आ रहे हो? कहाँ से आते हो तुम? अच्छा, मैं शायद दूसरे कैंपस में राणा साहब ने क्लास लेट छोड़ी है, कोई ऐसा भी कोई केस है? नहीं यार, टाइम पे आ जाया करो, बड़ा फंस जाता है। अच्छा, मैं एक वैसे कल का एक कुलिया मैं बताता हूँ, परसों कल मेरा एक तजर्बा हुआ। मैं घर से 8:30 निकला, आधे घंटे की मार्जिन रख के, तो मैं आपके पास 9:25 पे पहुंचा पहली क्लास में। आप में से कुछ बच्चे पहली क्लास में? अच्छा, मैं कल घर से 8 बजे निकला, मैं यहाँ 8:40 पे पहुंच गया, है ना हैरान कर। आज मैं 8:15 निकला, फिर मैंने कहा ना इधर के ना उधर के, तो आज तकरीबन टाइम पे पहुंचा। तो वो इस तरह कोई ना कोई टाइम एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन मुझे पता है मंडे वाले दिन अगर 8:15 पहुंचा तो मैं टाइम निकला तो टाइम पे नहीं पहुंचूंगा, क्योंकि उस दिन दूसरे शहरों से बहुत ज्यादा लोगों ने आना होता है और वो डायरेक्ट जॉब पे आ रहे थे। तो हमारे कुछ दोस्त रहते होंगे ना उधर गुजरावाला, गुजरात, तो वहां से सीधे ऑफिस आ रहे होते हैं और वो उसी स्पीड से आ रहे होते हैं जिससे मोटरवे पे आते हैं और वो फिर ट्रैफिक ब्लॉक करते हैं। अच्छा बच्चों, कोई चीज मुश्किल तो नहीं है यहाँ तक? तो ये बच्चों हमने क्या बताया आपको कि ये कंपनीज है सारी की सारी। अब चलते हैं। अच्छा, ये ना साथ साथ में थ्योरी को साफ करता जाना, ये ना हो सारे अलमारी के लिए हो, बाद में थ्योरी के पलंदे इकट्ठे हुए। तो जिस चैप्टर में जितनी थ्योरी थोड़ी 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 रोज पढ़ा करो। अच्छा बच्चों, अब आगे क्या जी? स्मॉल कंपनी। अच्छा, स्मॉल कंपनी के बारे में ना कुछ थोड़ी सी इन्होंने हमें रिस्ट्रिक्शंस दी हैं। स्मॉल कंपनी मींस ए कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर 1st day of जुलाई 2005। अच्छा, अब ये जो पहले वाली रजिस्टर्ड है वो तो अल्टीमेटली स्मॉल कंपनीज थी, लेकिन ये असल में लॉ उस टाइम बना था। अब वो पहले वाली भी है, लेकिन वो कहते जी इसके बाद ऑन और आफ्टर रजिस्टर्ड हुई अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। ठीक है ना, जरा कंपनीज एक्ट पुराने वाला भी है, लेकिन 2017 अब हम उसको कहते हैं अल्ट्रेशन के बाद। हैज पेड अप कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व नॉट एक्सीडिंग 50 मिलियन से ज्यादा उसके जो है ना पेड अप कैपिटल नहीं होना चाहिए। अब 50 मिलियन पेड अप कैपिटल का मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर एक कंपनी 2017 में उसका पेड अप कैपिटल था, उसने 40 जो मिलियन का बिजनेस कर लिया, अब उसके पास जो सम अप कैपिटल इकट्ठा हो गया, ऐसा कारोबार किया कि 40 मिलियन हो गया उसके पास, लेकिन उसने 2018 में 7 मिलियन और ऐड कर लिया। उसके बाद 2019 में उसने जो है वो 7 मिलियन और कर लिया। तो इसका मतलब ये नहीं आप अलग अलग देखेंगे, ये पैसा एक ही पूल में जाके इकट्ठा हो रहा है, पैसा एक ही पूल में इकट्ठा हो रहा है। तो अगर ये 54 मिलियन से ऊपर चला गया है, अब देखें जमा करें 54 मिलियन बन गया ना, वैसे तो 51 भी हो जाता, अब ये स्मॉल कंपनी नहीं रहेगी। उसकी वजह यह है कि कैपिटल आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा होता गया, लेकिन होते 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 क्या हो गया, 50 मिलियन से तजावज कर गया। तो फिर जाहिर बात है कंपनी ऐसा एक जिस्म होता है, जैसे आपका वजन है कि भाई जी आप बर्गर खाएंगे, आप दही बल्ले खाएंगे, आप बड़ा गोश्त खाते रहेंगे, निहारी का नाश्ता रोज करेंगे, ठीक है, तो आपका वजन बढ़ता जाएगा। हम ये थोड़ी कि किसी एक साल 10 किलो ना ऐड हुआ तो बस ये बंदा जो है स्मार्ट है, ऐसे थोड़ी होता है।
वजन बढ़ते 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 जब एक लेवल से तजावज कर जाता है, हम कहते हैं भाई ये बंदा स्मार्ट नहीं है ना भाई, क्या हाल है। तो ये इसी तरह से ये हमारे वजन की तरह है कि पेड अप कैपिटल बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते जितना ऐड हुआ वो एक जगह जमा हो रहा है, पूल हो रहा है, उस बिजनेस की ताकत बन रहा है। तो अब वो 57 मिलियन चला गया या 54 मिलियन चला गया, तो वो स्मॉल कंपनी नहीं है। इसके एम्प्लॉयज की तादाद पूरे साल के अंदर 250 से किसी भी वक्त तजावज ना की हो। एक दफा 251 हो गई, स्मॉल कंपनी से निकल गया। अब कानून ये कहता आप गए नहीं सर हम बताएंगे नहीं, ऐसा वो आपकी मर्जी है, वो आप नहीं हम चुप करके लगा लेंगे, हम 5 बंदों को कहेंगे। जैसे मैं भी एक दफा कप्तान बना एक टीम का, तो मैंने 14 फील्डर खड़े कर दिए, रिजर्व वाले भी खड़े कर दिए, उन्होंने नहीं गिने, मैं भी नहीं गिने। वो तो जब हम मैच हारने लगे तो 11 की बारी आई, तो बाकी के 3 की बारी नहीं आई, तो उन्होंने शुरू कर दिया। वहां से उनको पता लगा इतने फील्ड में ज्यादा बंदे खड़े किए, लेकिन वो हैरान बड़े थे, जिधर भी शॉट मारते बंदा आ जाता नहीं। तो ये मेरे वाला काम नहीं चलेगा कि बगैर काउंटिंग के 3 बंदे खड़े हुए है ना। हमारे मैच भी तो ऐसी जगह होते हैं ना, एक पिच इसकी एक उसकी एक उसकी, बीच में से आएंगे फील्डर खड़े, तो कैसे काउंट करे कोई नहीं बच्चों। बाद में तो अपना एकदम हमारा अपना फील्डर सब नहीं हो गया, अपनी गेंद से नहीं, पल्ली वाली पिच वालों ने क्यों मारी, तो वो क्रिकेट का बॉल यहाँ लगा 2 घंटे में जाके वो सही। अच्छा बच्चों, हैज एनुअल टर्नओवर सेल्स 250 मिलियन। सेल्स का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू। 200 मिलियन से ज्यादा की सेल ना की हो, अगर इससे ज्यादा कटे, आप देखिए कितनी रिस्ट्रिक्शन है। 50 मिलियन पेड अप कैपिटल से ज्यादा ना हो, ठीक है जी। 250 से ज्यादा बंदे काम ना कर रहे हो, और 250 का मिलियन का से ज्यादा टर्नओवर यानी सेल ना की हो। लेकिन एक बात और है, ऐसा ना हो कि आपके पास एक कंपनी है जो कि कहेगा जी ऐसा करते हैं, हम अपनी कंपनी के 2 हिस्से कर देते हैं, एक बना देते हैं ग्री एयर कूलर के नाम से रजिस्टर करा देते हैं, एक करा लेते हैं ग्रीन एसी, तो आधे इधर डाल दिए आधे उधर डाल देते हैं। उन्होंने कहा इसका भी हल क्या है कि खबरदार इज नॉट फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, तो पहले से एग्जिस्टेंस है वो दोबारा फॉर्म ने डेवलपमेंट किया हो, या अब एक दफा वो लार्ज कंपनीज में आ गई है, स्मॉल कंपनी से निकल गई, आप अगर दोबारा रजिस्टर करा लेते हैं, नहीं ये भी नहीं। और ये भी नहीं कि ग्री की कंपनी के 449 एम्प्लॉइज है, 225 इधर डाल दिए, 225 तो एक एयर कूलर के नाम से रजिस्टर करा दी और एक एसी के नाम से, ये भी नहीं हो सकता। हाँ, पहले से प्लान करके कोई बेईमानी कर रहे तो करता रहे, वो तो फिर हमारे काबू ही नहीं आएगा। क्या हाल है, वो तो किसी दिन लेबर अफसर ने छापा मारा तो लाके पता जाएगा। अच्छा ठीक होगा बच्चों, नो प्रॉब्लम। तो लोग तो बड़ी बड़ी चीजें पकड़ लेते हैं, नहीं जी। अच्छा, अब मसला ये आ गया, ये पता लग गया कंपनी क्या है, क्योंकि ये सबसे बड़ी बहस थी। अच्छा, स्मॉल कंपनी क्या है, ये पता लग गया, ये बहुत बड़ी बहस थी। अच्छा, ये पता लग गया जी कि जनाब जो है इंडिविजुअल कौन से हैं। अब हम चलते हैं रेजिडेंट की तरफ। मसला ये है कि जब हम रेजिडेंट की बात करते हैं तो रेजिडेंट जो है कहते हैं इट मीन्स अ टैक्स पेयर हु इज अ रेजिडेंट ऑफ resident person and it can be resident individual, association of person or company। गवर्नमेंट टैक्स लेती है, गवर्नमेंट ने टैक्स लेना है, इसलिए अगर स्लाइड में जाए तो तीसरी स्लाइड में गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट टैक्स लेना है, वो तो लेनदार है। तो लिहाजा जो इंडिविजुअल हो सकता है या जो पर्सन हो सकता है वो कौन कौन हो सकता है। पर्सन की साइंस में यहाँ पे जो फिलहाल है, एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक एओपी हो सकती है और एक कंपनी हो सकती है। दोनों का ही ये मसला है, रेजिडेंट हो सकते हैं, नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं, रेजिडेंट हो सकते हैं, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। कल बात हो रही थी आपसे कि कोई भी बंदा अपने घर का खर्चा चलाने के लिए कभी मेहमान से पैसे नहीं लेता, वो भी पहले ये कंफर्म करता है कि ये हमारा रेजिडेंट है या नहीं है। अच्छा, अगर हमारा रेजिडेंट नहीं है तो हम कहते हैं नहीं यार, इससे हमने पैसे नहीं लेना। तो सबसे पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा कंपनी है, एओपी है या फर्द है। क्या ये रेजिडेंट है, क्या ये हमारे घर का फर्द है। अगर फर्द है तो टैक्स ले लेंगे, नहीं है तो नहीं। चलिए, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें ये पता करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। कर लेते हैं पता। अब इसके अंदर वो कहता है द ऑर्डिनेंस लेज डाउन द मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। कानून ने हमें यह बताया है कि हम ये डिटरमिन कर सकते हैं
कि ये बंदा रेजिडेंट है या नहीं। ठीक है, तो हम ये सिंपल लिख सकते हैं, लॉ इज एक्सप्रेसिंग द वे टू फाइंड आउट अ पर्सन इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। अ पर्सन शैल बी रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर अ ईयर इफ अ पर्सन इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट कंपनी, रेजिडेंट। तो एक पर्सन को हम रेजिडेंट मानेंगे अगर वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, रेजिडेंट कंपनी है या रेजिडेंट एओपी है, तो हम इनको एक पर्सन मानेंगे। क्या मानेंगे? एक पर्सन। और क्या मानेंगे? रेजिडेंट। अब ये अगला लॉ पढ़ने लगे, ये बड़ा मुश्किल लॉ, इसके लिए जरा आपको सोचना। अब पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे कितना बड़ा लॉ है। ए पर्सन शैल बी नॉन रेजिडेंट पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर इफ अ पर्सन इज नॉट रेजिडेंट। अगर वो नॉट रेजिडेंट होगा तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। बड़ा कानून है भाई, क्या किया जाता है ना, मुश्किल बात। यानी इसका मतलब है कि आपको कोई कहे कि वो बंदा जो हमारे घर में नहीं रहता लेकिन घर में आ गया, वो मेहमान है। जाहिर शुरू में आपको समझाया होगा ना, आप सबकी चीजें लेके खा जाते होंगे सामने से ठा के, तो फिर घर वाले ने बताया होगा कि बेटा जो अपने घर में नहीं रहता, थोड़ी देर के लिए आता है, वो मेहमान है, वो नॉन रेजिडेंट है, उसके आगे से उठा के समोसा नहीं खाना, उसकी आइसक्रीम नहीं छीननी। अच्छा, क्लियर हुई बच्चों? तो मेरा ना यहाँ भी कोई ऐसी शरारत हुई होगी जिसकी वजह से नहीं लॉ बनाना पड़ा होगा कि जनाब जो है रेजिडेंट कौन कौन हो सकता है, पर्सन हो सकता है, कंपनी हो सकती है, एओबी हो सकती है, और जो रेजिडेंट नहीं है वो नॉन रेजिडेंट है। अच्छा, तो रेजिडेंशियल एंड नॉन रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो हर एक का अलग अलग देखना पड़ेगा। यानी कंपनी का अपना क्राइटेरिया है, एओपी का, पर्सन का अपना क्राइटेरिया, और हर साल देखना पड़ेगा, एवरी ईयर। क्योंकि हो सकता है एक साल का रेजिडेंट दूसरे साल का नॉन रेजिडेंट बन जाए। वे आपके भाई हैं अमेरिका चले गए, वो सारा साल आए ही नहीं पाकिस्तान, वो सारा साल पाकिस्तान ही नहीं आए, तो आप उन्हें कहे वो अब भी रेजिडेंट है। नहीं यार, अब तो वो इधर रहता ही नहीं है, उसने जाके उधर मेम से शादी कर ली है। नहीं, अच्छा, तो अब कहने का मतलब ये हो गया कि रेजिडेंशियल एंड नॉन रेजिडेंशियल स्टेटस देखना पड़ेगा हर बंदे का, और देखना पड़ेगा रिस्पेक्ट ऑफ ईच ईयर, हर साल, कि इस साल ये रेजिडेंट है या नहीं। अच्छा, अब इसमें यह है कि हमारा जो, पहले चलते हैं फर्द की तरफ, क्योंकि सबसे सिंपल और सबसे आसान चीज ये है कि पहले ये समझा जाए। कहते हैं कि एक बंदा, ए पर्सन इज इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड ऑफ आर पीरियड्स अमाउंटिंग एग्रीगेट टू 183 दिन। यानी ये नेशनैलिटी बेस नहीं है कि आप पाकिस्तान के नेशनल है तो आप इसके रेजिडेंट हैं, ये रहाइश पे बेस करता है। अगर वो बंदा पाकिस्तान में कितने दिन रहा है, 183 दिन या इससे ज्यादा, तो रेजिडेंट है। लेकिन वो साथ ये भी बता रहा है इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड ऑफ, यानी 183 दिन या इससे ज्यादा एक ही दफा, यकबारगी या मुख्तलिफ टाइम पे ऊपर, पीरियड्स। ऐसा भी हो सकता 2-3 महीने रहा फिर चला गया, फिर गया फिर चला गया, है ना जी। तो ये क्या होगा, इसके भी हमें काउंट करने पड़ेंगे कितने दिन ये यहां रहा, टोटल कर लेंगे। हो सकता है 2 महीने रह के चला गया हो, फिर आया हो, फिर 2 महीने बाद आया हो, फिर 4 महीने रह के चला गया हो, तो फिर टोटल कर लेंगे। अगर टोटल 183 से ऊपर हो गया तो वो भी क्या बन जाएगा, रेजिडेंट। ऐसे लोग होते हैं। मेरा एक दोस्त है, तो उसकी एक बीवी फिलिपिनो है, तो वो अपनी माँ के पास रखता है उसको, वो बड़ी खिदमत गुजार हो रहा था। फिलिपिनो बड़े मेहनती होते हैं। और एक बीवी उसकी श्रीलंकन है, ठीक है, तो वो उसने रखी हुई है अपना कुवैत में, और एक बीवी उसकी पाकिस्तानी वो उसने रखी हुई सऊदीया में। इस तरह उसे वक्तन फवक्तन आते जाते रहना पड़ता है। अब वो एक यूरोपियन से शादी करके उसे वलेंशिया में रखने का इरादा रखता है। तो अब यहां से आप अंदाजा लगाए कि उसको आना जाना पड़ेगा। अब वो तो कभी भी 1 महीने से ज्यादा नहीं टिकेगा नहीं। अब वो जब 1 महीने ज्यादा टिकेगा नहीं तो उसका तो एंड पे टोटल पार्शली करना पड़ेगा ना, कि कितने दिन ये यहां रहा, क्या हाल है। अच्छा, तो ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला जो आता है वो ये आता है
तो लोग शर्माते रहते हैं और बताते नहीं कि हमें यही नहीं पता एक महीने में दिन कितने होते। बहुत बड़ा मसला, लोग नहीं बताते, जितना मर्जी समझाते रहो नहीं बताते। उनको आज बताना पड़ेगा, पहले ही सीखना पड़ेगा दिन काउंट करने। ठीक है जी। तो ये लीप का साल लिया हमने यहाँ पे। लीप का साल होता है हर 4 पे तकसीम होने वाला साल, लीप का साल है। हर 4 पे तकसीम होने वाला साल लीप का साल है। लीप का साल होता है 2008, 12, 16, 20 और अब कब आएगा 24। ये लीप के साल है। ये इन सालों में फरवरी पर एक जमा हो जाता है। इन सालों में फरवरी पर एक, यानी फरवरी इन दिनों 29 दिन का होता है। इन सालों में 29 का होता है और इसका 4 का पहाड़ा 8, 12, 16, 20, 24 सिंपल। फरवरी पे एक ऐड हो जाएगा। अब देखिए आपने गिनना है यहां से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हर वो साल जो ये पीक पे आ रहा है, बोन पे आ रहा है, हर वो साल जो हर वो महीना जो बोन पे आ रहा है, पीक पे आ रहा है, वो 31 का है। यानी जनवरी 31 का है, फरवरी 31 का नहीं है, मार्च 31 का है, अप्रैल 30 का है, नीचे वाले सारे 30 के, ऊपर वाले सारे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये दोनों हड्डियां इकट्ठी आ गई हैं। अच्छा, और सितंबर 30, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 31। क्लियर है बात? अच्छा, बस एक याद रखें, जनवरी के बाद आने वाला एक 28 है, बाकी 30 और 31, और वो 28 लीप के साल में 29। क्लियर जी? अब हमारा मसला क्या है? हमारा मसला है कि हमारा ये वाला साल ही नहीं, टैक्स ईयर। टैक्स ईयर हमारा वाला ये नहीं। टैक्स ईयर शुरू होता है 1 जुलाई से, जून में तो वाइंड अप हो जाता है। ठीक है, तो 6 महीने इधर के पहले आते हैं और उसके बाद वो वाले 6 महीने आके यहां लग जाते हैं। कैलेंडर ईयर में वो अगले साल के होते हैं, इसलिए हमें काउंट यहां से करना पड़ता है जुलाई, अगस्त, और हमारे पहले 2 महीने 31 के होते हैं। पहले ही 2 महीने 31 के होते हैं। तो यहां इस तरह 2 चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। एक, कैलेंडर ईयर में कौन सा महीना कितने दिनों का है, और दूसरा हमारा साल जनवरी से शुरू नहीं होना, हमारा जुलाई से शुरू होना। जाहिर है आपने कल, यही तो कल का लेक्चर था, परसों में थोड़ा इस पे ही काम किया हुआ था। अब इन हालात में हमें इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के लिए, लेकिन ये 2 मार्क्स मुफ्त गए हैं, हम क्यों छोड़े। और मार्क्स होते हैं, मिस्टर जमील इज इन द ईयर ऑफ 2021 इन पाकिस्तान। ठीक है जी, कब से लेके कब तक? 1 मार्च से 30 जून तक इधर हो रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये बात ये है जी, वो बता रहे हैं 2021। इसका मतलब है 2021 की मैं बात करूं तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि वो आए कब थे, मार्च में। तो ठीक है, मेरा साल तो शुरू हो गया था ना 1 जुलाई को, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहां आके 20 खत्म हो गया होगा। लेकिन मेरा टैक्स ईयर 2021 से शुरू है, क्योंकि टैक्स ईयर यहां से कहलाता है ना। ठीक है ना, तो ये 30/6/21 को खत्म होना है मेरा साल। 30/6/21 को मेरा साल खत्म होना है। आगे आ गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। अब ये बताते हैं कि ये 1 मार्च को आ गए थे। आ गए थे 1 मार्च को। मुझे पता है मार्च मेरे इधर आता है, यानी मुझे पता है जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च 31 का महीना है, अप्रैल 30 का है, मई 31 का है, जून 30 का है। मैं इनको जमा कर लेता हूं। कितने बन गए जी? 120 जमा 2
122 दिन है। क्या ये रेजिडेंट है? नो, रेजिडेंट के लिए 183 दिन होने चाहिए और ये 122 लेस है 183 और मोर से, लिहाजा ये नॉन रेजिडेंट है। इनसे आप टैक्स का मुतालबा नहीं कर सकते। ठीक है जी, फिलहाल मैं ये बता रहा हूं कि नहीं कर सकते, आगे चल के कुछ और तफसील भी ऐड करेंगे इसके अंदर। क्या ख्याल है बच्चों? अब जरा देखिए, याद हो रहा है? अच्छा, अब देखिए जरा, अब नेक्स्ट आप क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट आप ये कह रहे हैं कि मिस्टर सलमान अराइव ऑन अप टू अगस्त। सपोज कर लेते हैं कि उन्होंने कमिश्नर से जाके जो साल लिया था, कमिश्नर हैज ग्रांट टू यूज ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तो इसका मतलब इनका तो साल ही ये वाला बन गया ना। कौन सा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक होगी बात जी? अच्छा, अब ये क्या कह रही है, ये कब आए थे? ये कब? फरवरी को आए थे 20 में। ये इस साल 29 के था, इस साल 29 का था। 29 का क्यों था इस साल? लीप ईयर था, इसलिए इस साल ये 29 का था। ठीक है, अच्छा, और अगर इस साल ये 29 का था तो फिर उसके बाद तो ये रहे हैं कब तक? 2 अगस्त तक। तो 2 दिन यहां से ले लेता हूं मैं, 2 दिन तो रहे ना यहां पे, लेकिन मार्च के कितने लेंगे? 31, अप्रैल के, मई के, जून के 30। ठीक होगी बात? उसके बाद जुलाई के 31। ठीक है, वो उधर से 2 आ गए, जमा कर लेते हैं इनको। करते हैं जी जमा। कितने बन गए बच्चे? 184। पक्की बात है? आपके कहने पे लिख दूंगा, फिर बाद में गलत हो गया तो मेरा जिम्मत तो खुश। एक, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 क्या? 18। ठीक है ना, और ये वाले 2 ऐड कर दो, 82 और 2 84, तो 184 दिन ये यहां पर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? रेजिडेंट है, मांगो इससे टैक्स। ठीक है, अब कॉपी पेंसिल आपके पास है कि नहीं है? क्या कहते हैं, कॉपी पेंसिल है कि नहीं है? तो अगर कॉपी पेंसिल है तो भाई ऐसा करें ना आप, बात असल में ये है कि इनकी रिहाइश जो है ना, वो 2021 के लिए अगर ये माने ना मेरे से, तो मैंने पता है क्या करना है? मैंने ये करना है, मैंने अपना साल शुरू करना है 1 जुलाई, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ये है टैक्स ईयर 2021 मांग रहा है ना वो, और रहा कब है वो? अब देखिए, वो जो फरवरी 2020 है ना, वो इधर आता है, उसको मैं इसमें डाल ही नहीं सकता। रहा होगा, लेकिन मैंने तो टाइम बार पे जाके काउंट करना है ना, तो मेरी टाइम बार कब से शुरू हो रही है? जो टैक्स ईयर उसने मुझे कहा 2021 का, जुलाई का, तो जुलाई का महीना वो यहां पे था, मैं मान लेता हूं था, पहले से था, लेकिन जुलाई के महीने इधर था। लेकिन वो चला गया कब? 2 अगस्त को चला गया, तो जुलाई का महीना कितने का है? 31 का, तो वो 33 दिन रहा टोटल। कितने दिन रहा है? 33 दिन रहा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 2021 के टैक्स ईयर के लिए वो नॉन रेजिडेंट ही कहलाएगा, नॉन रेजिडेंट ही कहलाएगा। हाँ ठीक है, आपने 21 पूछा, आप 20 पूछते तो साहब और होता, लेकिन आपने टैक्स ईयर 2021 पूछा, उसके मुताबिक तो ये बनता है। क्या ख्याल है बच्चों, है कि नहीं?
अच्छा, अब इसमें एक बात बड़ी जरूरी है जो समझनी चाहिए। देखिए, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब भी कोई आपसे ऐसा सवाल पूछे ना, तो उसमें ये बात बड़ी अहम होगी कि इस पर्टिकुलर डे के ऊपर वो कितने बजे यहां पे पहुंचा। तो ला ये कहता है कि अगर वो रात को 11:45 में लैंड हो गया, यहां चले एक्सट्रीम कर लेते हैं, 11:58 में उसका जहाज लैंड हो गया, तो भाई वो दिन काउंट होगा, वो दिन काउंट होगा। वो कहना नहीं नहीं नहीं, मैं बस जहाज में बैठा रहा 5 मिनट ताकि एक दिन कम हो जाए, ठीक है। तो लेकिन चूंकि वो यहां पहुंच गया है, तो जब वो सीक्वेंस में आएगा तो वो दिन काउंट हो जाएगा। तो कहता जी, पार्ट ऑफ अ डे दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग द डे ऑफ अराइवल एंड द डे ऑफ डिपार्चर। ये नहीं कि जिस दिन वो कह जी मैं सामान पैक कर रहा था, नहीं नहीं, डिपार्चर का दिन भी काउंट होगा और अराइवल का भी काउंट होगा, और इस हद तक काउंट होगा कि पूरा भी होगा तो हो जाएगा, और अगर पार्शियल भी होगा तो बस वो काउंट हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? नो प्रॉब्लम, सही है जी। अच्छा, तो ये बात होगी हमारी डन, क्लियर? अच्छा, भूलेगी तो नहीं? याद रखना, हमारे ज्यादा टाइम टूम कोई नहीं है इतनी बातों को याद रखने के लिए, बस याद एक ही दफा कराएंगे, दोबारा फिर आपने खुद ही याद करनी। अच्छा, भूल जाए तो ये रिकॉर्डिंग आपको मिला करेगी वहां से, LMS से। वैसे मैं भी रिकॉर्डिंग जाके चैनल पे चढ़ा देता हूँ, जरूरत पड़े मेरे चैनल से ढूंढ लेना जाके, लेकिन लाजिम नहीं, मुझे याद कराओगे तो मैं करूंगा, किस दिन भूल गया तो मेरा जिम्मा, तो मेरा काम पढ़ाने का, रिकॉर्डिंग तो मेरा काम नहीं। अच्छा बच्चों, अब एक बंदा आ गया, इसका नाम है मिस्टर जमील, नहीं सर जमाल। ये स्टे किया है 1 जुलाई 2020 से 9-30 कब सितंबर तक, और फिर आ गया है 1 फरवरी को, और फिर रहा 31 मई तक। चलिए जल्दी से इसका हिसाब करते हैं। ये है जी हमारा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और ये है हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। अब ये आ गया था 1 सितंबर को, तो सितंबर आप जानते हैं 30 का होता है, और ये 1 को साहब मुआशे लैंड कर गए पहले दिन, तो हमारे दिनों के हिसाब सिंपल कर दिए इन्होंने। 30, उसके बाद अक्टूबर 31, और फिर कब हो गया बच्चों? नहीं यार, गलत कर रहे हैं, ये एक्चुअली आया था जुलाई में, तो 1 जुलाई, 31 दिन ये रहा, 31 दिन ये रहा, और सितंबर 30 सितंबर को तो ये टेक ऑफ भी कर गया था, तो 92 डेज ये हो गए। ठीक हो गई बात? आगे अगला हिसाब कब शुरू होता है इसका जी? 1 फरवरी। साल कौन सा है? 21 में फरवरी 28 दिन का होगा, ठीक है। फिर ये कब रहे? मार्च इधर ही रहे, अप्रैल भी इधर ही रहे, और फिर ये 31 मई को गए यहां से, तो ये बन गया 92, और 92 में 28 ऐड करेंगे तो 111 दिन। पक्की बात है? भाई टोटल बन गए कितने जी? 211 नहीं यार, 213 नहीं बनेंगे, ये 120 बनने। हाँ यार सही कह रहा है, ये 2 उधर जाके लगे तो 30 पूरे हो गए ना, सही कह रहा है। 120 और 192 कितने बनेंगे? 212। तो 212 दिन 183 चाहिए थे, क्या हो गया? रेजिडेंट। तो कहीं तुम ऐसा ना समझ लेना कि भाई तुमने 2 चक्कर लगा लिए तो हम तुझे छोड़ देंगे, तू जितने मर्जी चक्कर लगा, तुझे हमने पकड़ ही लेना। क्या हाल है बच्चों? है कि नहीं?
अच्छा बच्चों, डन जी। अच्छा चलिए जी, नेक्स्ट देख रहे थे। मिस्टर जवाद ने स्टे किया पाकिस्तान में 12 अप्रैल 2020 से 23 सितंबर 2020 और 2 अप्रैल 2021 से 7 जून 2021। तो हमारा साल शुरू होता है भाई कब? ये कम जुलाई से। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। अब इसके अंदर बात ये थी कि ये जब भी आए हो हमें ये पता है कि ये जो 31 दिन है ये इधर ही थे, अगस्त के भी 31 दिन इधर ही थे, ये इससे पहले आ गए हैं। लेकिन हमारी टाइम बाहर लान कब से शुरू होनी है? वो जो 12 अप्रैल वाला दिन है वो पिछले साल में रह गया ना, जो हमारा 2020 का साल शुरू हुआ है ना, क्योंकि टैक्स ईयर 2021 ही कैलकुलेट कर सकते हैं ना हम लॉजिकली। तो 31 और 23 कितना बन गया? 62 जमा 20, 62 जमा 20 कितना होता है? 82, 82 जमा 3 85। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब उसके बाद दूसरी दफा फिर ये आ गए। कब आ गए? शाबाश, 2 अप्रैल को ये फिर यहां पहुंच गए। तो 2 अप्रैल का दिन भी काउंट होगा ना जी, और एक ही दिन अप्रैल में से निकलेगा, बाकी तो सारे काउंट हो जाएंगे। और अप्रैल 30 का होता है तो 29 दिन यहां से आ जाएंगे, 2 का भी काउंट होगा, 28 अभी बाकी है, और 31 भी काउंट होंगे और ये 30 भी काउंट होंगे। कितने हो गए? ये बन गया आपके 90 दिन। 85 जमा 90 कितना बनेगा जी? नहीं यार, जुलाई के 7 लेना यार, ये 7 जुलाई पूरा नहीं रहा, ये बात ही नहीं हो जाना। अच्छा जी, कितने हो गए? शाबाश, 67 दिन हो गए। 67 जमा 85 कितना बना जी? 152। तो नॉन रेजिडेंट हुआ ना। और बड़े बड़े सवालों में पहला सवाल ये होता है, पहले ये देखो रेजिडेंट है, फिर अगला टैक्स लगाना, पहले साबित करो। बड़े बड़े सवालों में पार्ट ए डाल देता, नीचे उसको पूरा टैक्स का हिसाब है, ऊपर है चलो पहले जरा चेक करो ये रेजिडेंट है या नहीं। अच्छा, अब बच्चों ये आप निकाल लेंगे। दाऊद शाही साहब ने स्टे किया पाकिस्तान में 12 अप्रैल से 2020 से 23 सितंबर तक, और फिर ये चले गए कहां पे? 2 मार्च को ये जो है फिर वापस आ गए। तो ये आते जाते रहते हैं, इनके बड़े कारोबार है इंटरनेशनल मार्केट। अच्छा बच्चों, यहां तक कोई चीज मुश्किल? ये कर लेंगे आप? ठीक है जी, तो ये आप कर लेंगे तो फिर मान लेता हूं यार कर लेंगे, फिर क्या हो सकता है? ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। चलो, अब एक बात ये है कि लॉ आगे कहता है कि अगर कोई बंदा आके कहे ना मेरे 183 दिन में छुट्टियां निकाल दो, तो लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि फॉलोइंग डेज इन विच इंडिविजुअल होली आर पार्टली यहां मुकम्मल तौर पे, यहां जुज़वी तौर पे यहां पे था, जुज़वी तौर मतलब 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, या पूरा दिन था, वो काउंट होगा। उसके अंदर हॉलीडे, संडे भी काउंट होंगे, 14 अगस्त भी काउंट होगा, हमारी ईद काउंट होगी, आपकी दिवाली काउंट होगी, क्रिसमस काउंट होगी, सब कुछ काउंट होगा। अच्छा बच्चों, अगर वो क्या मैं शौकत खानम चला गया और उन्होंने जबरदस्ती पकड़ के मुझे बनी गाला का वास्ता देकर लिटा लिया और मैं बुखार चल गया, ठीक है, मैं बेहोश था, मुझे पता ही नहीं, जितने दिन मुझे होश नहीं वो काट दो, नहीं, बीमार हो, बेड पे लेटे हो, काम नहीं भी करे, वो दिन भी काउंट होंगे। अच्छा, किताब में ना फीकी सी है, मैं तस्वीर लगा के ना कहानी बना देता। अच्छा बच्चों, पीटीआई वाले जुलूस निकाल रहे हो, निकले थे काम के लिए, पीटीआई वाले आ गए, उन्होंने गाड़ी आगे नहीं जाने दी, 2 दिन तक तुम्हें घर से नहीं निकलने दिया, उन्होंने कहा हमारा वजीर आज़म बदल गया, हम तुम्हें कैसे काम करने दें, तुम जौहर टाउन के अंदर ही रहोगे, या आपका नाम क्यों ले, अपना नाम भी लेते हैं, जमात इस्लामी वाले आ गए। अरे यार आप यही ना कि ऐसा न्यूट्रल नहीं है, अपनी पार्टी चाह लेते हैं, दूसरों की पार्टी रगड़ देते हैं, तो मैंने अपनी जमात इस्लामी भी डाल दी ताकि आपको बुरा ना लगे, है जी। अच्छा, काम हम दोनों के एक जैसे ही। अच्छा, तो बहरहाल बात यह है कि आप भी फड्डा डाल देते हैं, हम भी फड्डा डाल देते हैं, उस बंदे बेचारे को निकलने नहीं देते, वो कहता है यार देखो भाई बात यह है, टायर जलाकर उन्होंने आग लगाई हुई थी, अंदर बैठे बच्चे मेरे डरे, मैं काम क्या करता, 3 दिन निकाल दो, हम निकालेंगे, ला कहता है नहीं निकालेंगे। अच्छा बच्चों,
अगर तुमने हमसे ये कहा कि जनाब ए हॉलीडे स्पेंड इन द, कि मुझे स्वात ले गए थे और मैं तो स्वात की सैर करने गया हुआ था 15 दिन, क्या हाल है? वो काउंट होगा, क्योंकि तुम है तो स्पेंड एन इंडिविजुअल कहता है कि कोई हॉलीडे स्पेंड किया आपने ड्यूरिंग आफ्टर एक्टिविटी, एक्टिविटी से पहले एक्टिविटी के बाद में हो जाता है काम मुकम्मल हो गया, चलो अब सैर शुरू करते हैं, तो कहते हैं सैर के दिन भी काउंट होंगे। सिर्फ एक चीज काउंट नहीं होगी, डे द पार्ट ऑफ द डे वेयर एन इंडिविजुअल इज पाकिस्तान सॉलिडली आर द रीजन ऑफ द ट्रांजिट बिटवीन टू डिफरेंट प्लेसेस डज नॉट काउंट एज अ डे। कि जी आप 181 दिन रह के चले गए, हमने हिसाब किया 181 दिन, लेकिन आप चले गए अफगानिस्तान, ठीक है, और अफगानिस्तान से आपको जाना पड़ गया इंडिया, और आप जहाज में बैठ के ऊपर से निकले पाकिस्तान के, ये आप बैठे हुए जहाज में, ठीक है जी, तो ये काउंट नहीं होगा क्योंकि यू आर इन द यू आर इन ट्रांजिट, तो वो दिन काउंट नहीं होगा। छुट्टियों के दिन हॉलीडे काउंट होंगे, लेकिन ये दिन काउंट नहीं होगा क्योंकि आप टेक ऑफ कर चुके थे, जहाज में थे, परिंदे उड़ के इधर उधर चले जाते, हम कुछ कहते तो तुम भी चले जाओ, तो इसको हम कुछ नहीं कहेंगे। हाँ अलबत्ता तुम्हारा जहाज अगर पेट्रोल लेने के लिए लैंड हो गया तो भी काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि तुम एयरपोर्ट में लैंड हुए और वहीं से तुम चले गए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर तुम एयरपोर्ट से बाहर पैर रखा और यहां आके कोई फाइल पकड़ाई किसी को, तो ये दिन काउंट हो जाएगा। 182 पहले थे, 83 में ऐड हो गए, क्योंकि जब तुम फाइल पकड़ाने आओगे पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाएगी एग्जिट की, और वाला कहती कंप्यूटर में तुम्हारा रिकॉर्ड आ जाएगा, चाहे तुम आधे घंटे के लिए लिबर्टी से सूट खरीद के वापस चले। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब बच्चों ये ट्रांजिट वाला भी आ गया, चले आगे चलते हैं। क्या जी कहता है कि आपने ये याद रखना है कि इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर द पीरियड ऑफ 183 दिन। 183 दिन रहा है, लेकिन लोगों ने पता है क्या काम पकड़ लिया, लोगों ने काम पकड़ लिया, उन्होंने क्या करना, उन्होंने ये साल है ना, तो साल शुरू होना जुलाई से टैक्स का, उन्होंने यहां आके गिन के ना 181 दिन इधर रह जाना, 181 दिन इधर रह जाना, वो जमा करने तो वो साल से भी ऊपर जा रहे हैं, लेकिन इधर ही एहतियातन एक दिन एक्स्ट्रा रख लिया ना, और उधर भी एहतियातन एक दिन एक्स्ट्रा रख लिया ना, इधर रेजिडेंट ना लाभ। एक ने कहा यार ये बंदे को पुत्र नहीं बनेंगे, इनके लिए ना कोई लाभ बनाना पड़ेगा, तो उन्होंने लाभ बनाया इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड आर पीरियड अमाउंटिंग एग्रीगेट ऑफ 120 डेज। अगर 183 के बाद देखो कि बंदा 120 दिन रहा है, 120 दिन रहा है, तो फिर उसका रिकॉर्ड निकलवाओ कि प्रीवियस 4 सालों में, प्रीसीडिंग 4 इयर्स में ऐसा तो नहीं हुआ कि ये 365 डेज या से ज्यादा रहा, और अगर ये इस साल 120 दिन रहा है तो फिर एक हिसाब और कर लेना, ऐसा ना हो कि पिछले कितने सालों में, पिछले 4 सालों में ओवरऑल मुख्तलिफ वक्तों से ये 365 दिन या इससे ज्यादा रह चुका है। अगर ऐसा है तो फिर ये रेजिडेंट हो गया उस साल के लिए, पिछले सालों का हिसाब नहीं मांगेंगे, जिस साल पकड़ा गया उस साल। ठीक होगी बात? तो कहता है इट इज नॉट एसेंशियल स्टे शुड बी द सेम प्लेस, ये लाजिम नहीं वो सेम प्लेस पे रहा हो, एक दफा स्वात रहा हो, एक दफा इस्लामाबाद रहा हो, एक दफा कराची रहा हो, नो मैटर। इसका मतलब ये होगा बच्चों कि अगर आप देखें कि आपको ईमानदारी से सबसे पहले जो चीज चेक करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए, यानी मैं एक हिसाब बता रहा हूं, एक बंदा रेजिडेंट है या नहीं है। सबसे पहले आपको देखना चाहिए ये गवर्नमेंट सर्वेंट तो नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट हर सूरत रेजिडेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट हर सूरत रेजिडेंट है, चाहे प्रोविंशियल है चाहे फेडरल है। क्यों?
उसकी पोस्टिंग श्रीलंका कर दो, उसकी पोस्टिंग अमेरिका कर दो, तनख्वाह तो इधर से जा रही है, तो प्रैक्टिकली उसकी पे रोल इधर है, लिहाजा वो इधर का रेजिडेंट है। इलाम में लिखा था, मैं स्किप कर गया हूँ क्योंकि मैं वाइंड अप करना चाह रहा हूँ इसको जल्दी में, तो ये आज वाइंड अप होना जरूरी है, मजीद टाइम इसको नहीं दे सकते। तो अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हुआ तो रेजिडेंट है। फॉरेन सर्विसेज के जितने लोग हैं, कमिश्नर इन श्रीलंका, कमिश्नर इन बर्मा, कमिश्नर इन युगांडा, कमिश्नर इन इथियोपिया, कमिश्नर इन अमेरिका, ये सब क्या है रेजिडेंट है। इनको यहाँ टैक्स देना पड़ेगा, तनख्वाह लेके जाते हैं यहाँ से तनख्वाह जारी होती। अच्छा बच्चों, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो फिर दोबारा से देखें, दो बातें देखें। गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो दो बातें देखें। ऐसा तो नहीं है कि 183 दिन रह चुका है, ठीक है जी। फिर दोबारा से देखें कि ऐसा तो नहीं है कि 183 दिन और मोर इसका स्टे है। अगर ऐसा है तो फिर ये रेजिडेंट ही है। अगर यस है तो क्या है, ये रेजिडेंट है। अगर नो है तो फिर एक बात चेक कीजिए, 120 दिन तो नहीं रहा या मोर। 120 दिन के बाद फिर एक चेक लगाइए कि पिछले कितने साल में 4 साल में कहीं 365 दिन या इससे ज्यादा तो नहीं रहा। अगर इसमें भी यस है तो भी रेजिडेंट है, और अगर इसमें नो है तो फिर डिक्लेयर कर दीजिए कि ये नॉन रेजिडेंट है। यानी नॉन रेजिडेंट तक ले जाते 3 स्टैंडर्ड लगाएं। चाय की पत्ती का एक स्टैंडर्ड होता है, 3 स्टैंडर्ड लगाएं। पहला स्टैंडर्ड सरकारी मुलाजिम रेजिडेंट, देखने की जरूरत नहीं। दूसरा स्टैंडर्ड 183 दिन यस रेजिडेंट, नो 120 दिन वाले क्राइटेरिया पे आ जाए। 120 दिन रहा है, चेक किया पिछले 4 सालों में 365 या ज्यादा रहा है, रेजिडेंट। लेकिन अगर 120-21 दिन रहा है, उससे ज्यादा रहा है, 181 दिन भी रहा चले, लेकिन पिछले 3 सालों में 365 से कम रहा, अब क्या, अब पक्का नॉन रेजिडेंट। यानी यहां तक आते आते आपको उसको 3 क्राइटेरिया से गुजारना। यहां तक आते आते पहला क्राइटेरिया क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट रेजिडेंट। फिर क्या, नहीं है तो 183 दिन स्टे किया है, रेजिडेंट है। नहीं किया 120 दिन या इससे ज्यादा। अच्छा, यहां पे अगर 111 दिन हो फिर यही खत्म कर देंगे, ठीक है ना। एक फिर 111 दिन, वो तो 120 दिन से आगे गया ही नहीं, तो फिर यहीं पे अगर कोई कह दे मैं तो 111 दिन रहा हूं, तो आप यहीं पे उसे नॉन रेजिडेंट का स्टेटस देकर फारिग कर दें, ठीक है। सो नाउ गवर्नमेंट सर्वेंट इज रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो फिर 183 दिन रहा है, उससे ज्यादा रेजिडेंट। अगर नहीं रहा फिर ला के देखे 120 तो नहीं रहा, अगर 120 है इससे ज्यादा रहा फिर उसका पिछला रिकॉर्ड निकलवा, ठीक है। लेकिन हकीकत बात यह कि आज तक एग्जामिनर ने ये वाला सवाल दिया नहीं, वो वाला, क्योंकि उससे उसे पिछले 4 साल का रिकॉर्ड भी देना पड़ेगा, और उसके पास पूछने को और बड़े टॉपिक, इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम द सेल्स टैक्स है, तो वो इतने मीन में इसमें नहीं जाता। लेकिन लॉ में लिखा हुआ, इसलिए मैंने आपको करा दी। क्लियर जी। ज्यादा जो सवाल आने के चांसेस है वो कौन से वाले जो मैंने आपको आज करा, ठीक हो गया, नो प्रॉब्लम जी। तो आज